हम बोल रहे हैं इनफर्टिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है। अगर अपनी लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, अपनी स्लीप साइकिल को, इन सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें तो कैसे नहीं आप कंसीव कर पाओगे। कपल्स ये सोचते हैं कि हम पहले अपना करियर देख लें, उसके बाद हम कंसीव कर लेंगे तो सही रहेगा, या फिर वो कंसीव ही नहीं करना चाहते, उसके लिए जो है तरीके अपनाते रहते हैं, जिसके कारण आगे जाके उनको प्रॉब्लम होती है। जो इसकी उम्र ज़्यादा है वो तो समझ में आता है कि उनके साथ प्रॉब्लम, लेकिन जो कम उम्र के हैं उनके साथ ऐसी क्या समस्या थी? आपने देखा होगा हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अमृत वेला में उठना चाहिए, हाँ। ठीक है, सुबह के टाइम उठना चाहिए, लेकिन हमारी जनरेशन तो 4 बजे सो रही है, तो उनका जो रिदम है वो उल्टा होने लग जाता है, जिसके कारण इनके हार्मोनल इम्बैलेंस आने लग जाते हैं। और इसका फर्क पड़ता है। जंक फूड बहुत ज़्यादा ये लेने लगे हैं आज के टाइम पे। मूवीज़ में आता है ना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, राइट, और उसमें अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छे से रखेंगे तो आई एम श्योर कि आप लेट 30s में भी कंसीव कर पाएंगे। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि एक रिपोर्ट कहती है कि जो पुरुष हैं उनके शुक्राणुओं की संख्या भी बहुत तेजी से घट रही है, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे भी मैं स्ट्रेस को ही बोलूँगी, क्योंकि तब आप स्ट्रेस में होते हो, राइट, तो आप क्या करते हो, आप जा रहे हो, सिगरेट ज़्यादा होने लग जाती है आपकी, अल्कोहल ज़्यादा होने लग जाता है। मतलब अगर हम कुल मिला जुला के देखें इन सारी बातों पे अगर आएँ तो लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इस चीज़ के लिए। कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए हमने साइंस ट्रीटमेंट ऐसे आए हैं, ठीक है, बट अब लोग उसको इजी वे समझ के उसको अडाप्ट करने लगे हैं, ठीक है, लेकिन ये कुदरत है, ये भगवान की देन है, नेचुरली कंसीव करना, राइट, और नॉर्मल डिलीवर करना। क्यों एक लेडी की ही बॉडी ऐसे बनी है जो नॉर्मल डिलीवर कर पाए? बिल्कुल सही बात है। एक ज़माने में लोग अभिमन्यु का एग्जाम्पल दिया करते थे जी। तो ये कहाँ तक सही है और ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है? सर ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसको हम गर्भ संस्कार बोलते हैं। ओके। यूएस एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट में इतना भी बताया है कि 80% ब्रेन डेवलपमेंट वूम में होता है, और हम भागते किस पे, 10%, 20% पे। सही बात है, राइट, तो 80% पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं हम? ज़माना जब बदलता है तो अपने साथ बहुत कुछ बदल देता है। 2 दशक पहले लेके चलता हूँ मैं आपको, जब घर वाले कहते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई रुक जाओ, कितने बच्चे पैदा करोगे, और जब ज़माना बदला तो आज लोग कहते हैं कि बच्चे कर लो, कब तक नहीं करोगे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि, और जो लोग इस बुलेटिन को या इस एपिसोड को देख रहे होंगे वो ये कहते होंगे कि भाई हम करना तो चाहते हैं लेकिन होता ही नहीं, और उसके बाद वो भागते हैं डॉक्टरों के पास। तो आखिर ये 2 दशक में ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ कि स्थिति पूरी तरह से बदल गई? और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस पे शोध कर रही है कि आखिर नए कपल्स के बीच में ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं। इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत अलग हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कोच हैं जिन्होंने 6 साल के अंदर 4000 कपल्स को सक्सेस इस चीज़ में दी है, और जिसकी वजह से उनकी अपनी एक अलग पहचान है। हमारे साथ हैं श्वेता गुप्ता जी, जो इनफर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी वेलनेस कोच हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति या हर दूसरा तीसरा कपल इसको लेके परेशान है। किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? सर जनरली मेरे पास जो लोग आते हैं, जो कपल्स आते हैं, वो मेनली न्यूली मैरिड होते हैं, लेकिन न्यूली मैरिड में भी उनको जो टाइम लगता है, मतलब अगर मैं बात करूं कि उनकी शादी 2 साल पहले हुई है, तो स्टार्टिंग में कपल्स ये सोचते हैं कि हम पहले अपना करियर देख लें, उसके बाद हम कंसीव कर लेंगे तो सही रहेगा। तो इस चक्कर में इनिशियल डेज में अगर उनको कंसेप्शन हो भी रहा है तो वो उसको कहते हैं ना कि अबॉर्ट करवा देते हैं, या फिर वो कंसीव ही नहीं करना चाहते, उसके लिए जो है तरीके अपनाते रहते हैं, जिसके कारण आगे जाके उनको प्रॉब्लम होती है। और ये जो 2 साल या साल भर का इनका जो विंडो होता है, उसमें इनका जो लाइफस्टाइल है वो इनको बड़ा परेशान करता है। अच्छा, आपके पास जो लोग आते हैं उसमें क्या ये एज का एक बड़ा मैटर होता है, या बिल्कुल अर्ली एज के लोग भी आते हैं, उनके साथ भी इस तरह की समस्या होती है? देखिए, एज अगर कुछ जैसे मूवीज में आता है ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, राइट, और उसमें अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छे से रखेंगे तो आई एम श्योर कि आप लेट 30s में भी कंसीव कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और आती है कि जब आप लेट 30s में हो या फिर आप 40s में एंटर कर रहे हो, तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू लाइफस्टाइल, राइट, और एज, जिसके कारण आपको डिफ़िकल्टी आती है कंसीव करने के लिए।
लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपका जो रेशियो है वो हर उम्र के साथ है। मतलब ऐसे लोग हैं जो 40 एबव भी हैं आपके पास आए हुए हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो 30 या 20 एबव भी हैं, और आपने आपका जो सक्सेस रेशियो वो दोनों में है। हाँ जी। तो मतलब वो क्यों आए? जिसकी उम्र ज़्यादा है वो तो समझ में आता है कि उनके साथ प्रॉब्लम, लेकिन जो कम उम्र के हैं उनके साथ ऐसी क्या समस्या थी? से कम उम्र में जनरली क्या होता है कि आजकल हर कोई करियर ओरिएंटेड है, राइट? तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अपना किसी और प्रोफेशन में रहता है, तो वो अपनी स्टडीज़ में इतना खोए हुए होते हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। उस स्ट्रेस लेवल के कारण जो है उनको इश्यूज आने शुरू होते हैं, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। फिर वहीं पर ही आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे जो हैं स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं, तो अब अगर आप घर के बाहर हो, राइट, तो उनका खान पीन कैसा रहता है? जंक फूड बहुत ज़्यादा ये लेने लगे हैं आज के टाइम पे कि जंक है, पेट भरना है, चलो ब्रेड ही ले लिया या कुछ भी ऐसा जंक ले लिया, राइट। फिर बाहर, घर के बाहर रहते हैं, घर की रोक टोक से दूर रहते हैं। तो जो हमारी यंग जनरेशन है, तो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, उनकी दिन तो रात है और रात दिन है, ठीक है। उसमें चाहे वो पढ़ें, ठीक है, रात को चाहे वो पढ़ें या अपने दोस्तों के साथ विटामिन एफ ले, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, विटामिन एफ। हाँ, जी जी जी, आप पूरा करें फिर मैं पूछता हूँ। विटामिन एफ जो मैंने आपको बताया, मतलब फ्रेंड्स, राइट, फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना खेलना, वो ये वाला जो हमारी यंग जनरेशन है वो विटामिन एफ कुछ ज़्यादा ही लेती है। तो वो ले तो स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आ जाता है। और जब वो रात को उठते हैं और दिन में सोते हैं, तो आप एक हमारा होता है सर्कैडियम रिदम, ठीक है, मतलब कि स्लीप साइकिल। भाई रात को हमें यहाँ सोने का टाइम है तो रात को सोया जाएगा। आपने देखा होगा हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अमृत वेला में उठना चाहिए, हाँ। ठीक है, सुबह के टाइम उठना चाहिए। लेकिन हमारी जनरेशन तो 4 बजे सो रही है, ठीक है, चाहे वो पढ़ रही है, चाहे वो खेल रही है, या वो फ्रेंड्स के साथ है, जो भी है, बट वो सो ही सुबह 4 बजे रही है। तो उनका जो रिदम है वो उल्टा होने लग जाता है, जिसके कारण इनके हार्मोनल इम्बैलेंस आने लग जाते हैं। और इसका फर्क पड़ता है? हाँ जी सर, बिल्कुल पड़ता है। आप देखिए ना कि आपको, मैं अगर रात की बात करूं तो एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो अंधेरे में सिक्रीट होता है, जो ब्लू लाइट से इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले तो बच्चे जो हैं वो सो नहीं रहे, ठीक है, फिर तब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले उनके हाथ में फ़ोन होता है, राइट। तो वो ब्लू रेडिएशंस उनको इफेक्ट करती हैं, उनका मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो नीचे सप्रेस होने लगता है, उनको नींद नहीं आती, इसीलिए इंसोम्निया जैसे इश्यूज आपने देखे होंगे, ठीक है। रात को नींद ही नहीं आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। तो वो क्यों हो रहा है, वो इसीलिए तो हो रहा है। और जिसके कारण अब ऑब्वियसली आप देखिए हमारी बॉडी ऐसी है कि सब बैलेंस चल रहा है तो चल रहा है। अगर एक हार्मोन ही नीचे सप्रेस हो रहा है तो दूसरा हार्मोन कैसे सही जाएगा? उनको बैलेंस तो हमें करना पड़ेगा ना, जिसके कारण इश्यूज जो हैं ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आजकल देखा जाता है कि एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती है, हाँ जी। और नेचुरल डिलीवरी भी नहीं होती है। ऑपरेशन सिजेरियन की बात होती है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से बात करें तो ऐसा ही होता है। तो क्या आज के टाइम में सचमुच में इतना मुश्किल हो गया है ये नेचुरल प्रेगनेंसी और नेचुरल डिलीवरी? जबकि आपके बारे में मैंने सुना था, जिस वजह से मैंने आपको बुलाया है, कि इन दोनों में आपकी महारत है। थैंक यू सो मच इतना काइंड वर्ड्स के लिए। डेफिनेटली सर, देखिए नॉर्मल नेचुरली कंसीव करना, मैंने बोला कि आपको बताया कि इनफर्टिलिटी समझ लेते हैं कि आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। यहाँ पर मैं एक और कल की मूवी जो आजकल नई आई हुई है उसमें आपने देखा होगा फ्यूचरिस्टिक दिखा रहे हैं जी, ठीक है। उस फ्यूचरिस्टिक्स में बहुत सारी लेडीज उन्होंने दिखाई है, उन्होंने टेस्ट किया, जो पॉजिटिव है उनको रखते हैं और जो नेगेटिव है उसको मार देते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये कि वो फर्टाइल है लेडी, राइट। मतलब कल की मूवी आई एम श्योर सबने देखी होगी। तो आपने देखा कि किस रेशियो पे वो फ्यूचरिस्टिक दिखा रहे हैं मूवी, तो किस रेशियो पे हमारी बॉलीवुड भी देख रही है कि जो फर्टिलिटी का रेशियो है वो डाउन होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी जैसे आप बोल रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी मैंने बताया कि जनरेशन में, आपने भी बोला 2 शतक पहले भी अगर देखो तो नानी दादी कितने बच्चे होते थे, हाँ। तब उनके बच्चे इतने हो रहे हैं। तो कैसे हमारी जनरेशन इतनी इनफर्टिलिटी पे काम कर रही है या अच्छा, इनफर्टाइल हो रहे हैं? मुझे ये टेक्निकल टर्म्स ना समझ में नहीं आते। फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, कभी हम खेतों में होते थे, बुआई होती थी तो हम फसलों के उसमें ये जानते थे, जब एग्रीकल्चर के बात आती थी जी। अब पुरुष और महिलाओं की बात होती है, और ये टेक्निकल टर्म्स इतने डराते हैं लोगों को ना, जो नहीं जानते। तो क्या ये टर्म्स सही हैं? कहाँ से आए, कैसे हुए? देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, मैं अगर अपने पेशेंट को देखूँ तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि आप इनफर्टाइल हो,
और नहीं बोलना चाहिए, दिस इज़ नॉट द मतलब गुड वर्ड, ठीक है। मैं उनको एक माइंडसेट दूंगी कि आप फर्टाइल हो और आप डेफिनेटली कंसीव करना चाहते हो, ठीक है, और कर जाओगे, तभी वो कंसीव कर पाएंगे ना। अगर वो एक इस डर में है, एक स्ट्रेस में है कि मेरे को तो इनफर्टिलिटी हो गया है, वो उनको कैसे लग रहा है, शादी हुई, ठीक है, उन्होंने 6 महीने से 12 महीने तक जो है ट्राई किया कंसीव करने का, अगर वो कंसीव नहीं कर पाए तो ऑफ कोर्स वो डॉक्टर पे जाएंगे, और जाना भी चाहिए, ठीक है, अपने टेस्ट करवाएंगे। कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है ना, 6 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं, क्या हम इनफर्टिलिटी तो नहीं हो गई है हमें, क्या हम इनफर्टाइल तो नहीं है, तो ये माइंड में आने लग जाती है। इनफर्टाइल का एग्जैक्ट अगर हिंदी में मतलब समझना चाहें, जैसे कि अगर मैं ये समझता हूँ कि कोई खेत है, हम उसमें फसल डालते हैं, बोते हैं, तो हम ये मानते हैं वो बंजर हो गया। अगर हम कहते हैं वो इनफर्टाइल है, मतलब अगर वो फसल नहीं उगा सकता तो बंजर हो गया, जैसा कि पुराने ज़माने में लोग कहते थे। क्या इसी से संबंधित तुलना आजकल मतलब पुरुषों और महिलाओं में या कपल्स में की जाती है? हाँ जी सर, यही हो रहा है ना कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे, मतलब बच्चा नहीं जन्म दे पा रहे हैं। तो कुछ लोग साथ तो ऐसा भी होता है कि वो लेट से कंसीव करते हैं। हाँ सर, तो फिर वो इनफर्टाइल नहीं है ना, जो अगर यही, कंसीव कर गया तो हाँ, वो इनफर्टाइल कैसे हो सकता है। क्या एज होती होगी किसी के कंसीव करने की? सर सही एज जो है अगर माना जाए आज के टाइम पे, तो 30 से पहले उन्हें कंसीव कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ लोग शादियां ही मतलब देखेंगी जो दूसरी तीसरी शादी कर रहे हैं और बच्चे भी कर रहे हैं, वो 40-50 क्या 60 की उम्र वाले भी लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक बच्चा 58 की उम्र में भी हुआ है। तो हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई बाज हो गया या इनफर्टाइल हो गया? और तो मतलब तभी तो सर हम बोल रहे हैं इनफर्टिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है। अगर मैं रेशियो की बात करूँ, 100 में से 2 या 3%, ठीक है, इनफर्टिलिटी जो कि बिल्कुल ही कि नहीं कंसीव कर ही नहीं पाए, चाहे उन्होंने आईयूआई किया, चाहे उन्होंने आईवीएफ किया, चाहे वो नेचुरली कंसेप्शन पे जा रहे हैं, चाहे कोई भी इशू मतलब कोई भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जी, बट वो बिल्कुल ही कंसीव नहीं कर पाए, वो इनफर्टाइल हैं, ठीक है। ओके, तो वो ऐसे हैं कि जो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं या बेबी नहीं हो पा रहा है उनको। लेकिन आप देखोगे कि 80 to 90% में अगर आप अपनी बॉडी में, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हो, ठीक है, विद कोचेस की हेल्प से या डॉक्टर की हेल्प से, तो डेफिनेटली आप कंसीव कर पाते हो। तो वो इनफर्टिलिटी नहीं हुआ ना, वो तो ये हुआ कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन के कारण। मतलब ये किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि वो इनफर्टाइल है, और इस तरह के टेक्निकल टर्म्स के जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो ऐसे किसी कोच के पास जाए और डॉक्टर के पास जाए और बिल्कुल ये समझें। समझे, डेफिनेटली। ये गर्भ धारण करने में समस्या किस तरह की आती है और क्यों आजकल लोग नहीं कर पाते? एक तो समझ में आया कि आपने बताया लाइफ स्टाइल है, जी। उनका खान पान है, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है क्या? सर देखिए क्या होता है, स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो आप देखो कि चाहे लेडी है या जेंट्स है, ठीक है, स्ट्रेस में हर कोई है, चाहे अपने करियर को लेके, चाहे उनको अपनी फैमिली पालनी है, देखनी है, या कोई भी आप देखो, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। तो ये जो स्ट्रेस है सबसे बड़ा रूट कोज है आपको कंसीव ना करवाने के लिए, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली कंसीव कर पाओगे। तो वो मैनेज करने के आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन एक चीज़ और भी है कि तरीके ढूंढ के या टेक्निक्स को समझ के नहीं, आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। ये एक बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है सर, क्योंकि इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता है। आज को मेरे को कोई आके बोल के गया कि आपने श्वेता ये चीज़ें करनी है, हाँ मैंने सुन लिया, समझ लिया बहुत अच्छे से, बट हाँ अच्छा कल से करूँगी, अच्छा परसों से करूँगी, जो होता है ना कि चलो टालते जाओ, फिर तब सर पे पड़ती है, तब हमें याद आता है और हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, हम तो नहीं कर पाएंगे। और दोष कोच को और डॉक्टर को दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि मुझ में कमी है। जी, सबसे पहले तो एक लेडी की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो तो खुद में ही कमी ढूंढने लग जाती है कि हाँ ये तो मेरे अंदर ही कमी है, मेरे अंदर ही कमी है। बट मैं उन लेडीज़ को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके अंदर कमी है, कैसे हो सकती है आपके अंदर कमी। अच्छा, सचमुच जिसके अंदर कमी होती है वो किस तरह की कमियां होती हैं? सर ये तो वो हर तरीके की जो है टेक्निक्स यूज़ करके, या फिर कुछ जो हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके भी अगर नहीं कर पा रही हैं, तो उसका कोई रीज़न नहीं आप बता सकते। अच्छा, मतलब उसके पीछे कोई रीजन नहीं, ये माने कि वही बात जो आती है लास्ट में कि भगवान भी कुछ चीज राइट, होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, कितना परसेंट रेशियो मानती है, जैसे आजकल बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि कोई भी माँ बन सकता है, और इस तरह की टेक्निक आ गई है कि जिनको बच्चा नहीं होता है उनको भी टेक्निक के थ्रू बच्चा किया जा सकता है। आप इसका परसेंटेज कितना मानते हैं, कितना परसेंट ये सही है?
सर आईयूआई या आईवीएफ की अगर आप बात कर रहे हैं, टेक्निक्स में अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कोई भी कपल इसको लास्ट प्रायोरिटी पे देता है कि हम पहले खुद कर लेते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है, डॉक्टर्स जो जो गाइड करते हैं वो चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं, फिर जाके वहाँ पर जाते हैं। लेकिन इनके भी सक्सेस रेट ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप जाओगे और ये कंसीव कर लोगे, नहीं। उसमें भी आपको जो है एक बार ट्राई करना पड़ता है, फिर दूसरी बार ट्राई करना पड़ता है, कई बार तीसरी चौथी बार भी ट्राई करना पड़ता है, और तब जाके आप कंसीव करते हो। जबकि लोगों को ये लगता है कि एक बार में हो जाती है चीजें। सर यही तो भ्रम है कि एक बार में चीज़ें नहीं होती हैं, और बहुत कॉस्टली भी है। हाँ सर, कॉस्टली भी आप कुछ कह रही थी। सर हमें कम से कम अपनी बॉडी, जब आप, अगर मैं बोलूँ कि आप, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट, तो उसकी प्रिपरेशन आप शुरू से करेंगे या फिर जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन करके आप उसको पास कर लेंगे? शुरू से करना होगा। शुरू से करना होगा, ठीक है। अब उसमें अगर आपकी हैंड होल्डिंग या सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है टीचर का, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं राइट। कर पाएंगे। अब ये जो इतना बड़ा हमारा इवेंट है लाइफ का, मैं तो बोलूँगी इवेंट, मैं तो क्या बोलूँगी, मतलब ये यही हमारी लाइफ होती है, बच्चे ही हमारी लाइफ होती है, उसके लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हो आप? मैं कपल से पूछना चाहती हूँ, उसके लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हो आप? प्रिपरेशन कब शुरू करते हो? जब 3 से 6 महीने आपने ट्राई कर लिया, साल भर तक ट्राई कर लिया, और उसके बाद नहीं हुआ, तब आप जागते हो, जब आप चारों तरफ चीज़ें देखते हो, जब आप डॉक्टर पे जाते हो, जब आप ऐसे कोचेस ढूंढते हो कि हमें कंसीव करा दें। लेकिन ऑफ कोर्स शादी हुई है तो आपको पता ही है कि कंसीव करना है, ठीक है। तो क्यों ना हम जब कंसीव करने की सिर्फ सोचते हैं, एक थॉट लेते हैं कि हाँ अब हमें कंसीव कर लेना चाहिए, तो तब से हम प्रिपरेशन क्यों नहीं शुरू करते? नहीं करते ना, नहीं करते। तो हम तब से ही अगर अपनी लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, अपनी स्लीप साइकिल को, इन सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें, इनको अच्छे से जो है लेना शुरू कर दें, तो कैसे नहीं आप कंसीव कर पाओगे? डेफिनेटली आप कंसीव कर पहले पाओगे। जैसा हम लोग कह रहे थे 2 दशक यानी कि 20 साल पहले जो हम बात कर रहे थे, तो लोग एक ही तरीका जानते थे बच्चा पैदा होने का, कि जब पुरुष और महिला इंटीमेट होते थे तब वो एक तरीका था। आज की डेट में कितने तरीके होंगे ऐसे जिससे बच्चा पैदा किया जा सकता है? क्योंकि बात जब टेक्निकल की हो रही है, और जो लोग इसको देख रहे होंगे वो ये समझना भी चाहेंगे कि अगर ऐसा है, मान लीजिए कोई है कि कई तरीके से वो हार चुका है और वो सोचा कि उसको कोई नई जानकारी मिल सकती है, तो क्या कितने तरीके होते हैं आज के डेट में? सर वैसे तो सबको सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन फिर भी जैसे आईयूआई का एक ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसमें स्पर्म को लिया जाता है और मदर को, मतलब लेडी को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें हम स्पर्म की क्वालिटी पे बात करते हैं, ठीक है, कि जो स्पर्म हैं हमारे बहुत सारे, उनमें से जो क्वालिटी वाले स्पर्म हैं उनको अलग कर दिया जाता है और उनको जो है लेडी में इंजेक्ट किया जाता है। एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है। ये जनरली इनिशियली जो है डॉक्टर्स इसको अप्लाई करते हैं कि ये कॉस्टली है या सस्ता है? सर कॉस्टली और सस्ते वाली बात तो ये है कि सबकी अपनी पॉकेट अलग होती है। मतलब आप जैसी जगह पे जाएंगे, जैसे अस्पताल में जाएंगे, जी, उस तरह की चीजें होंगी। जी जी बिल्कुल राइट। और फिर आते हैं हम आईवीएफ पे। आईवीएफ में जो ये तरीका है कंसीव करने का, वो ये है कि स्पर्म भी लिया जाता है और मैच्योर एग्स भी लिए जाते हैं, ठीक है। इनको जो है दोनों को बीट करा के इनको हम कंसीव करते हैं, और जब बेबी बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। मतलब हम चाहें जितने भी तरीकों की बात करें, लेकिन जो मेल फीमेल के एग्स हैं उनको मिलाने की ही बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। और उसमें एक बात ये आती है कि दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। लोग जो है क्वांटिटी देखते हैं कि क्वांटिटी कितने एग्स आ रहे हैं। तो मैं अगर बोलूँ इसमें कि महीने में अगर एक लेडी 400 से 500 एग डेवलप करती है, तो बट उसमें क्वालिटी का रेशियो जो है वो कम ही रहेगा। ओके, ठीक है। तो वो, और उस क्वालिटी के रेशियो को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि कुल मिला जुला के बात तो फिर वही आई कि एक वेलनेस कोच की भूमिका ज़्यादा होती है, क्योंकि चाहे हम आईवीएफ की बात करें या दूसरे टर्म्स की आपने बात किया, उन सबका मूल निचोड़ तो यही कि दोनों के एग्स को मिलाना है जी। और आपने उसमें एक नई चीज़ ये बताई कि उसमें एक काउंट कर लेते हैं कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है जी। तो अगर देखा जाए तो अगर वो अपनी लाइफ मतलब जो उनकी लाइफ साइकिल है उस पर अच्छे से काम करें तो एक बेहतर हो, तो नेचुरल तरीके से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। सर बिल्कुल हो सकती हैं। यही तो शुरू से, मतलब हम शायद यही बार बार बोल रहे हैं कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि क्या खाना है, क्या पीना है। अगर उनको पता भी है तो एब्जॉर्प्शन उनकी बॉडी में कितना हो रहा है वो उनको देखना है।
तो एब्जॉर्प्शन पे काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी एक तरीके की करते चले जाते हैं, उससे यूज टू हो जाते हैं, फिर नहीं हो पाता। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, ये वाला जो वर्ड है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस आज के टाइम पे इतना ज़्यादा है क्योंकि वो हार्मोन्स जो हैं आपके इम्बैलेंस होते रहते हैं। अगर मैं लेडी की ही बात करूं तो प्रोलेक्टिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो उनको डिलीवरी के बाद अच्छे से सिक्रीट होना चाहिए ताकि बच्चा जो है आराम से ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। लेकिन ये कुछ रेशियो में जो है लेडी की बॉडी में रहता है, और वो रेशियो जो है अगर बढ़ा हुआ है तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हार्मोन्स और डिटेल और टेक्निकल वर्ड्स में मैं डेफिनेटली नहीं जाऊंगी क्योंकि सब नहीं समझ पाएंगे। तो अब आप देख रहे हो हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो गया, वो हमें जो छोटी क्वांटिटी में चाहिए वो बड़ी क्वांटिटी में है हमारी बॉडी के अंदर, तो कैसे हम कंसीव करेंगे। ऐसे ही एक एंड्रोजन मेल हार्मोन है जो कि लेडी के हार्मोन्स के में भी आता है, उसका कुछ 0% जो है हमारी बॉडी में, लेडी की बॉडी में होना चाहिए, लेकिन अगर वो बड़ा हुआ है तो वो फिर उसको इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, पीसीओडी पीसीओएस जो इतना बड़ा वर्ड है वो इश्यूज आने लग जाएंगे। सर बिल्कुल, बहुत बारीकी वाली चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो समझाई जा सकती हैं। हाँ जी, आजकल बहुत ये टेक्निकल टर्म सबसे सुनने में आता है कि पीसीओडी की समस्या है। ये पीसीओडी क्या है और किस तरह की समस्याएं होती हैं? जो उस तरह के दर्शक हैं जो इसको नहीं समझ पाते, या आप ये समझिए कि आपको देखने वाला ना ऐसा भी है जो अपर वर्ग हो सकता है, जो लोअर वर्ग हो सकता है, तो आप उनके लिए बताएं कि ये किस तरह की समस्या होती है, क्यों होती है और इसको कैसे सही किया जा सकता है। सर पीसीओडी पीसीओएस, ऑल्दो पीसीओडी इज अ वर्ड, राइट, ये सिंड्रोम होता है, ठीक है। पीसीओएस पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, ये सिंड्रोम मतलब शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर इसको उसमें करें तो मासिक चक्र की बात कर रहे हैं। हाँ, हम मासिक चक्र की बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात कर रहे हैं हम। अब इसमें जब लेडी जो है, जैसे गर्ल की मैं बात करूं, मीनाक्षी वाले टाइम की बात करूं मैं, कि 13+ जब लड़कियां होती हैं और उनको साइकिल आता है, वो कई बार इम्बैलेंस होता है, कई बार चीज़ें उसको समझने में टाइम लगती हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम वहीं से ही अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करें, जो मदर्स हैं वो अपनी लड़कियों को समझाएं, तो ये साइकिल ठीक रह सकती है। ठीक है। अब अगेन हम बोलते हैं कि आज के टाइम पे जो बच्चे जंक फूड खाते हैं, ठीक है, अब वो इतना चाइनीज फूड इतना खाते हैं आजकल, जो मोमोज है, चाउमीन है, मैगी है, ये उनको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, और जिसके कारण उनके जो है हार्मोनल इम्बैलेंस उनको आ रहा है और उनकी साइकिल वहीं से ही गड़बड़ हो रही है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, जो लड़की मतलब मेरे से पहले मेरे मम्मी के टाइम के या उनकी मम्मी के टाइम की लड़कियां कब होती थी 17-18 ईयर्स में, फिर धीरे धीरे आया 12 to 13 ईयर्स में हो रही हैं। बट आजकल तो देखो आप 9 साल का बच्चा भी जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसको स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाता है। और ये कहते हैं कि अब जो एक रिसर्च भी आई थी कि पहले लोग को ये माना जाता कि एडल्ट होने के जो उम्र थी वो आगे थी, अभी खिसक के पीछे आ गया। जो आप 12-13 कहते थे वो 9-10 पे भी आ गया, 9-10 पे भी आ गया है। तो अब ये जब इतनी जल्दी आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए आपने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि 40 की उम्र में भी वो कंसीव कर पा रही, 50 की उम्र में भी आपने सुना है कि किसी ने कंसीव किया। तो अब आप देखो कि जो रेशियो चक्र है वो पीछे खिंच रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो उनके कारण वो चीज़ें पीछे खिंच रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एज फैक्टर जो है, लोग जो है समझने लगे कि एज फैक्टर इश्यूज आते हैं। तो अब 12 से 13 साल की लड़की, एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है, एक 9 साल की लड़की, उसके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। 9 साल की बच्ची जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पीरियड पे है, ठीक है, उसको तो समझने में ही बेचारी बच्ची को टाइम लग जाएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। इसके लिए मुझे लगता है कि माँ को तैयार करना बिल्कुल पड़ेगा। जी, ये तो जनरेशन टू जनरेशन की चीज़ें हैं। अगर हम कंसेप्शन को, कंसीविंग को आगे ले जाना चाहते हैं और नेचुरल कंसीव करवाना चाहते हैं, तो ये तो जी जनरेशन टू जनरेशन है। आज को मैं अपनी बच्चे को सिखाऊंगी कि नहीं, आपने जो है अपना लाइफस्टाइल मैनेज करके रखना है, आपने हेल्दी डाइट लेना है, आपने फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, ठीक है, तो कहीं जाके वो आगे धीरे धीरे इस चीज़ को अडेप्ट करेंगे और इनकी साइकिल, जो हम पीसीओडी आजकल यंग जनरेशन में इतना देख रहे हैं, इनकी साइकिल इंप्रूव होती जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, वही इश्यूज रहेंगे। अच्छा, जैसे ये महिलाओं में ये समस्या तो होती है, लेकिन कभी पुरुषों की बात नहीं की जाती। अच्छा, हाँ, तो क्या इस तरह की समस्या पुरुषों की भी होती होगी? उनको भी इसकी जांच करने की ज़रूरत होती होगी? जो एक्स की बात हो रही है, जो एक्स काउंट की बात हो रही है, क्या ये उनके लिए भी होता है? क्योंकि
पुरुष प्रधान देश में, मैं खुद एक पुरुष हूँ, उसके बाद ये सवाल कर रहा हूँ, शायद इसीलिए आप हंस भी रही थी कि ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मतलब क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कई बार ना परिवार में इसकी वजह से दरार आती है, परिवार टूटते हैं और लोग इसकी कमी लड़कियों के ऊपर उठाते हैं। तो क्या ऐसा है कि दोनों के साथ ऐसा होना चाहिए, दोनों का चेकअप होना चाहिए, दोनों जिम्मेदार होते हैं, या पुरुष शुरू से नहीं वो ठीक ही है? सर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर होने नहीं, वाला है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए। जाने कितने लोग देख रहे होंगे, ये जाने कितने लोगों का सवाल होगा जो मैं पूछ रहा हूँ। सर देखिए, होता ये यही है कि आप देखोगे कि तब कोई कंसीव नहीं कर पा रहा तो जाके सबसे पहले क्या है, लेडी के टेस्ट किए जाते हैं कि उसको सही आ रहा है, उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, ऑफ कोर्स आजकल इतनी अवेयरनेस है कि जेंट्स लोगों की भी हिस्ट्री पूछी जाती है, लेकिन लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि हाँ ठीक है, इसको ये इशू तो नहीं है, इसकी साइकिल गड़बड़ तो नहीं हो रही है, इसको पीसीओडी पीसीओएस या फिर इसका एएमएच लेवल कम तो नहीं है, वो चेक कर लेते हैं, हार्मोन्स बैलेंस है या नहीं। तो पहले वो तब पता चलता है कि लेडी में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके बात जो आती है वो पुरुषों पे आती है कि अच्छा अब आप चेक करवा लो कि आपकी स्पर्म क्वालिटी ठीक है या नहीं है। पहले तो पुरुष तो ईगो पे ले जाते थे कि मेरी मर्दानगी चेक हो रही है, ऐसा। सर लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है आजकल एजुकेटेड जनरेशन में हमारी, कि पहले टाइम पे आप देखोगे कि चाहे कंसीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट, लेकिन चेकअप नहीं होता था जी। लेकिन आज के टाइम में मैं इस चीज़ को मतलब अप्रिशिएट करूँगी कि सब कोई आगे बढ़ के चेकअप करवा लेते हैं, अपना टेस्ट करवाते हैं अपना, और उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं अगर उनके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो ये हमारी आजकल जो हमारी एजुकेशन है, जो एजुकेटेड हमारी जो जनरेशन है, सोसाइटी है, वो अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगी है। लेकिन अगर इसको ही 4-6 दशक पहले अगर आप सोचोगे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन चेक नहीं किया जाता था कि हाँ ठीक है, उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये आज के टाइम की अच्छी बात है कि सब एक्सेप्ट करते हैं चीज़ें। लेबर और डिलीवरी से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, हाँ जी, उस पर भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल करेंगे कि जब आपके यहाँ कोई आता है तो आप किस तरह से शुरू करती हैं चीज़ों को, शुरुआत से लेके अंत तक समझना चाहूँगा। क्योंकि आप एक कोच हैं, 4000 लोगों को सक्सेसफुली इस तरह का ट्रीटमेंट दे चुकी हैं, गाइड कर चुकी हैं। तो जो इनिशियल स्टेज पे आपके पास आता है और उसको लेकर के वहाँ से लेकर के प्रेगनेंसी तक या डिलीवरी होने तक आप किस तरह से गाइड करती हैं? सर अगर कंसीव करके मेरे पास आए हैं, ऑल्दो मेरे पास जनरली लोग होते हैं कि जो मेरे पास ही आए हैं उन्होंने नेचुरली कंसीव किया है और देन फिर वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बट हाँ, मेरे पास बाहर से भी वैसे भी आते हैं कि वो कंसीव कर चुके हैं और उसके बाद मेरे पास आ रहे हैं। तो जनरली फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर हमारी जो प्रेगनेंसी है वो 3 ट्राइमेस्टर में बटी है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर, एक फोर्थ ट्राइमेस्टर भी आने लगा है जिसको हम पोस्टपार्टम जो 40 डेज का पीरियड होता है उसको हम वो बोलते हैं, राइट। तो जो ये 3 ट्राइमेस्टर है इसमें सबसे पहले तो खुशी इतनी होती है कि हम इतने खुश हो जाते हैं कि अरे वाह हमने कंसीव कर लिया, और एक मतलब कहते हैं ना कि एक वो फीलिंग ही अलग है जिसको हम बता ही नहीं सकते, राइट। तो वो फीलिंग्स के साथ साथ कहीं ना कहीं एक लेडी को, या मैं कहूँगी कि दोनों पेरेंट्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं मन में आता है कि क्या हम इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे, मतलब ये कि ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको आगे ले पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं माइंड में दोनों के रहता है। जो इनिशियली मेरे पास आते हैं, जो जस्ट कंसीव करके ही मेरे पास आ गए हैं, वो उनको यहाँ पर हमें उनका माइंडसेट चेंज करना या उनको कहते हैं ना सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। फिर कहीं ना कहीं एक लेडी को ये हमेशा डर लगा रहता है कि शुरुआत के 3 महीने, जो कि ऑफ कोर्स हमारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं और सब कोई, मतलब हमारे जनरेशन जो हमारी नानी दादी हैं वो भी बोलते हैं कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं शुरुआत के 3 महीने, क्योंकि मिस कैरेज के चांसेस होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि अगर आपका यूट्रस हेल्दी है तो मिस कैरेज के चांसेस कम रहेंगे। और वो यूट्रस हेल्दी, अगेन मैं ये बोलूँगी कि प्रीशियस प्रेगनेंसी, लाइक आपका पीसीओडी से आपने कंसीव करा है या कोई इशू था पहले उससे कंसीव किया है, उसके बाद कंसीव किया है, तो आपको ध्यान रखना और ज़्यादा केयर करना बनता है, राइट। लेकिन अगर आप हेल्दी हो, आपका यूट्रस हेल्दी हो, तो डेफिनेटली आप जो है आराम से अपनी लाइफस्टाइल बिना डरे रह सकते हो, क्योंकि डर जो है ना, ये डर कई बार हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये 2 चक्र पूरा करवाती हैं आप, उसके बाद क्या? ये हमारी बातचीत यही हो रही थी कि मतलब जब आपके पास कोई आता है तो आप 4 चरण में बांट के, 4 पार्ट में बांट के उस पर काम करती हैं। जी। तो पहले चक्र में तो जनरली अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूं तो आज भी हमारी सोसाइटी में यही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कुछ नहीं करना है।
हमें आराम देना है, क्योंकि मिसकैरेज ठीक के है। चांसेस हो सकते हैं, या फिर कहीं कहीं लोगों तो देखो आप बताते ही नहीं हैं हाँ कि आपने कंसीव कर लिया हाँ, है। वो डरते हैं कि वो 3 डरते महीने से हैं। पहले कहीं कुछ हो गया तो फिर बिल्कुल मजाक बनेगा और लोग जो बिल्कुल है सही बिल्कुल करेंगे। राइट। तो उस चक्कर में नहीं बताना चाहते, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप हेल्दी बनाना चाहते हो तो हमें जो इश्यूज आते हैं, मॉर्निंग सिकनेस का आता है सबसे ज़्यादा लेडीज़ को, जिसमें वो खा पी कुछ नहीं पाती हैं। तो उसमें अगर आप किसी की हेल्प ले लो और उनका डाइट अच्छा रखो तो बेबी डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है। ठीक तो है। वो आपको ज़रूरी है तो करना। वो आप करती हैं। हाँ डेफिनेटली उसके सर, वो बाद? बिल्कुल करते हैं। सेकेंडली मैंने अभी बोला, आपको बताया कि एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो जाएगी, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, मैं ऐसे उठूँ, मैं ऐसे बैठूँ, मैं आगे झुकूँ नहीं झुकूँ, क्या मुझे नीचे बैठना और चाहिए नहीं तमाम बैठना भ्रम चाहिए। भ्रम भी डेवलप हो सर जाते हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। क्या मुझे नीचे सरफेस पे फ्लैट पे बैठना चाहिए नहीं चाहिए, कहीं मेरे बच्चे का सर तो नहीं बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो पता नहीं सर और क्या क्या चीज़ें ये हैं कहाँ से जो जानकारी आती है, यूट्यूब से? सर आई डोंट नो कहाँ से आती है, बट ये मिथ बहुत बड़े बड़े हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे झुकना चाहिए, आगे फोल्ड होना चाहिए नहीं चाहिए, बैक बेंडिंग करनी चाहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग, पता नहीं क्या क्या, मतलब लेडीज़ को लगा रहता है कि हाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि वो एक डर है उनके पीछे कि कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए मतलब मेरे वो साथ एक में। काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है जो सर आप लोग बिल्कुल करते हैं उसके बाद। डेफिनेटली वो काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत होती है यहाँ पर, और मैं ये नहीं कहूँगी खाली लेडी को होती है, अच्छा, कपल्स दोनों बैठे। हम लोग तो शुरू से यही प्रेफर करते हैं कि हर चीज़ में हम कपल्स की जो है वो काउंसलिंग करें, चाहे वो आपका कंसीविंग का पीरियड है, चाहे आपका प्रेगनेंसी का पीरियड है, चाहे आपका लैक्टेशन का पीरियड है, 40 डेज़ के जो पीरियड्स हैं, बट काउंसलिंग जो है कपल्स की होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे दोनों जो हैं काम करते हैं मिलकर, राइट। जी जी तो जी। इसलिए दोनों की काउंसलिंग होनी ज़रूरी है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आता है, जो आप लोगों को करना चाहिए, वो मैं ये बोलूँगी कि डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर की परमिशन लेनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन आप मेडिटेशन कर सकते हो, वो हमारे डॉक्टर्स भी ओके करते हैं कि आप मेडिटेशन करो, बट क्या होता है ना, मेडिटेशन कोई करना ही नहीं चाहता। बोरिंग लगता है, थोड़ा सा लगता है थोड़ा कि बोरिंग लगता आदमी है, लगे आप ही बोरिंग, बताएं कहाँ कहाँ क्या घुसा कर दिया दिया, ठीक किसी है, ने हमको। राइट। सेकेंडली आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत अच्छे से करनी जी। चाहिए, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में हम कपालभाति नहीं करते, वो हमें नहीं करना है, लेकिन हाँ हम अनुलोम विलोम भ्रामरी जैसी ब्रीदिंग्स जो है वो कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई एम श्योर हमारे डॉक्टर्स उनके लिए भी मना नहीं करेंगे, बट क्या होता है ना कि माइंड में कहीं ना कहीं उनके होता है नहीं, हमारे तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, तो वो तो ना तो ब्रीदिंग करना चाहते हैं और ना मेडिटेशन, बट ये दोनों चीज़ें आपको आपके बेबी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है आपने करना। ये कहा, एक सवाल मेरा है, कई लोगों का सवाल मैं कई जगह पे पढ़ता हूँ, जब इस तरह की चीज़ें, या आपका शो करने वाला था तो थोड़ा सा पढ़ रहा था कि ये किस तरह का सेगमेंट है, तो पता चला कि जब बेबी गर्भ में होता है तो जो आप सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, जो करते हैं, उसका फ़र्क उस पर पड़ता है। एक ज़माने में लोग अभिमन्यु का एग्जाम्पल दिया करते थे, जी तो ये कहाँ तक सही है और ये किस तरह से इम्पेक्ट करता है? सर, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसको हम गर्भ संस्कार बोलते हैं। ओके। और अगर मैंने जितने लोगों को अभी तक मैंने हेल्प किया है उसमें मैं देखूं तो गर्भ संस्कार जो मैंने फाइंड आउट किया वो ये कि लाइफस्टाइल है प्रेगनेंसी का, अच्छा, ठीक है। लाइफस्टाइल है प्रेगनेंसी का। अगेन हाँ यस सर, प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल है कि प्रेगनेंसी में मदर क्या सोच रही है, मदर क्या समझ रही है, मदर क्या पढ़ रही है, मदर क्या खा रही है, मदर कैसे एक्टिविटी कर रही है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बच्चे पर और उसके डेवलपमेंट पे पड़ता है। इवन यूएस एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट में इतना भी बताया है कि 80% ब्रेन डेवलपमेंट वूम में होता है, और हम भागते किस पे, 10% 20% पे। सही बात है। राइट, तो 80% पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं हम, जो कि प्रेगनेंसी टाइम पे होगा, राइट। तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं गर्भ संस्कार की, वो हमें फॉलो करनी होती है, कुछ नहीं करना है और खास। तो ये जिम्मेदारी तो दोनों की है। सर ये दोनों की जिम्मेदारी है और हम दोनों से ही करवाते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है क्या, कई बार औरतों को इतना स्ट्रेस हो जाता है, घर में झगड़े का माहौल होता है, किसी दूसरे तरह का माहौल होता है, और जो मिसकैरेज की बात कर रहे थे, तो इसका इम्पैक्ट उस पर भी पड़ता है क्या? उसकी वजह से भी मिसकैरेज जैसी घटना होती है क्या? किसकी वजह से? कि अगर घर का माहौल ठीक नहीं है, या पति सर बिल्कुल। टॉर्चर कर रहा है, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो सर बिल्कुल होता है, लेकिन जो आप कह रहे टॉर्चर कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन ऐसी है जो एक दूसरे को टॉर्चर करती हो, मे भी करती भी हो, आई डोंट खबरें नो। बहुत सी पड़ी जाती हैं सर आजकल, आप देखेंगी। खबरें उड़ती डिफरेंट है और होता डिफरेंट है। लेकिन माहौल अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। सर माहौल तो एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें क्या है कि हम ये कहते हैं कि एक जो है लेडी जो है वो माँ बन रही है, लेकिन सिर्फ लेडी ही माँ नहीं बन रही है, जो
उसके फादर हैं वो भी पिता बन रहे हैं, तो उनको भी माहौल अच्छा रखना है, उनको भी उस बच्चे की चीज़ों के लिए करना है। इस चीज़ पे मैं अगर बोलूँ कि एक टाइम था, जैसे मैं बोलूँ मैं या मेरी मम्मी अपने पापा से बड़ी डरती होंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपने देखा होगा ये चीज़ें नहीं होती थी। हाँ। राइट। लेकिन आजकल की जनरेशन इतनी अवेयर है कि वो जो लेडी है प्रेगनेंसी में उसको हेल्प भी करते हैं, ठीक है, उनके लिए काम भी करते हैं। उनको जो हम कह रहे थे, जैसे कि आपने बताया अभिमन्यु ने सीख लिया, वो कैसे सीखा? किसी से सुन के सीखा। लेकिन यहीं पर ही अगर फादर मदर को कुछ ऐसा स्टोरी सुनाता है जो कि जिसके मोरल्स अच्छे हों और वो बच्चे पर असर कर पाए, तो वहां पर बच्चा जो है पापा से भी कनेक्ट कर लेते हैं। ओके। तभी आजकल के बच्चे आपने देखा होगा पापा को छोड़ते नहीं है, हाँ, मदर्स आजकल को तो छोड़ हाँ, देते हैं, हाँ, पापा को मम्मी नहीं की शिकायत होती है कि पालते हैं हमें, पेट में हम रखते हैं और ये घूमता पापा के साथ है ना। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है ना कि अब से जो है फादर्स भी इन्वॉल्व होने लगे हैं। हाँ। तो इसीलिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही घर में दादा दादी हैं तो भाई वो भी, उनका भी एक ओहदा बढ़ रहा है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नाना नानी है, उनका भी ओहदा बढ़ रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्यों नहीं हम एटमॉस्फेयर को अच्छा रखेंगे? तो डेफिनेटली जो घर के जितने भी लोग हैं उनसे कनेक्ट कर पाएगा बच्चा। आप जो कह रही थी ना अभी कि ये आजकल लोग सपोर्ट करते हैं, पुरुष भी सपोर्ट करते हैं, उसमें अहम योगदान आप लोगों का। जब इस तरह का पॉडकास्ट वो लोग देखते हैं ना और उनको लगता है कि बड़ी मेहनत से तो बेबी आ रहा होगा, अगर ऐसा करेंगे तो इस तरह का इम्पैक्ट होगा, इसलिए वो पहले ही अवेयर हो जाते हैं। सर अच्छा है ना, जितना अवेयरनेस हम फैला सके इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों का एक अहम योगदान है। ये बताइए कि क्या कई बार देखा जाता है कि जब औरत माँ बन जाती, कई बार नहीं, आजकल ये बड़ी समस्या है। एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, वो बता रही थी अच्छा। कि उनको माँ दूध अपने बच्चों को नहीं पिला पाती या दूध नहीं बनता है। क्या वजह है ऐसा? सर लैक्टेशन का जो इशू आप बता रहे हैं, वो जो इशू है वो ये है कि अवेयरनेस की कमी है। इसमें अवेयरनेस की कमी? ये सर इसमें अवेयरनेस की कमी, इसमें जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, ठीक है, मैं काम करती हूँ हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर मैंने जो देखा है वो यही देखा है कि लैक्टेशन को हम ये समझते हैं कि ये बाद का काम है, ठीक है। उसके लिए अगेन यहाँ पर भी आ जाती है, उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं करते खुद को, राइट। तो इनिशियली आपको थर्ड ट्राइमेस्टर से खुद की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है कि बच्चे को भी हमें कैसे कराना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने फेलो जो आपकी मदर्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनका डिलीवर हो चुका है बेबी, या हमारे जैसे कोचेज़ हैं या अपने आपके डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस अवेयरनेस के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आई एम श्योर कि सारी मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे जा पाएंगी। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं हॉस्पिटल्स में काम करती हूँ, तो इनिशियली फर्स्ट डे एक सबसे बड़ा मिथ है कि फर्स्ट डे सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जी। फीड नहीं कराना है, और स्पेशली सी सेक्शन पे। ओके। क्योंकि मैं तो लेट गई हूँ, मतलब लेडी को लगता है मैं तो लेटी हुई हूँ, मैं तो हिलडुल नहीं पा रही हूँ या कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फीड नहीं कराना है, जिसके कारण लैक्टेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, शुरू में ही आपको फीड कराना चाहिए, नहीं तो इस तरह की समस्या सब बिल्कुल विद इन, मतलब जो गाइडलाइंस हैं हमारी WHO की और सारी गाइडलाइंस हैं, उनमें यही है कि विद इन एन आवर आपको बच्चे को अपना फीड करवाना है, चाहे आपका सी सेक्शन है चाहे आपके नॉर्मल डिलीवरी है। अच्छा, तो ये तो फिर दोनों की जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि जिनकी सर्जरी होती होगी या जो इस तरह के मतलब जो माँ बनती हैं वो तो दूसरे उस समय उनका जो ट्रांजिशन होगा दूसरा होगा, तो ऐसे में डॉक्टर को भी ये कहना चाहिए कि आप फीड कराओ। सर डेफिनेटली अवेयरनेस, वही मैं बोल रही हूँ ना, अगर मदर ने जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में या फिर अपनी प्रेगनेंसी में इन चीज़ों को समझा है, ठीक है, तो वो अपने डॉक्टर्स से हमेशा जो है डिस्कस करती हैं चीज़ें, ठीक है। और आई एम श्योर डॉक्टर्स कभी भी मना नहीं करेंगे आपको। हाँ, वो क्यों मना करेंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि उनको पता है इनके बेनिफिट्स क्या हैं, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। बात ये कि आपकी अवेयरनेस कितनी है, आप इसको अवेयरनेस को आप अपना बढ़ा पा रहे हो या नहीं बढ़ा पा रहे हो, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी ये सवाल मेरे दिमाग में आया, मैं एक जगह पढ़ रहा था तो उसमें ये कहा गया कि आजकल बहुत सी लड़कियां माँ ना बनने के लिए ना वो कहते हैं कि वो मतलब एक दूसरी प्रक्रिया अपनाती हैं बच्चे के लिए कि उनकी सेहत बनी रहे, वो मतलब अपने फिगर को मेंटेन रख पाएँ। ये कहाँ तक सही है और ये किस तरह का प्रोसेस है? सर ब्रेस्ट फीडिंग को लेके आप बात कर रहे हैं ना? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बच्चे को लेके भी और ब्रेस्ट फीडिंग को लेके भी। अच्छा सर, वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई एक लेडी है और वो माँ बनना चाहती है तो उसके लिए फिगर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि फिगर आप बाद में भी मेंटेन कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कंसीव करते हो, आप अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी पूरी निकालते हो और बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे लेके जाते हो, तो ऑटोमेटिकली जब आपने कंसीव किया था
उस वाले फिगर पे आप ऑटोमेटिकली आ जाओगे। अच्छा। लेकिन वही है कि बात है अवेयरनेस की, आपने क्या सुना, आपने क्या समझा, क्योंकि माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज को मैं कुछ बोल रही हूँ, ये सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, इस सेंटेंस को 10 तरीके से लोग समझ सकते हैं। जी। ठीक है, तो आपका माइंडसेट क्या है, जी। आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अ, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन जो 4,000 केसेस हैं उसमें बहुत से ऐसे केस होंगे, लेकिन दो एक केस जो आप बताना चाहें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी देने वाले थे, या आपको लगा कि मतलब बस ये आपके लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, या कोई ऐसा केस जिसको लेकर के आप सक्सेस पाई हो, लेकिन दूसरे लोगों को आप सलाह भी देना चाहेंगे, एडवाइस भी करना चाहेंगे कि आप लोग ऐसा मत करना वरना दिक्कत आ सकती है, वो एक दो केस का जिक्र करना चाहेंगे आप? एक दो केसेस सर, अगर मैं बोलूँ कि कंसीविंग का जो केस है, तो एक डॉक्टर हैं नॉर्थ दिल्ली के, बट मैं नाम डेफिनेटली मैं उनका नाम नहीं रिवील करूँगी। तो वो आईवीएफ पे गए थे, एक बार आईवीएफ गई वो, और नहीं कंसीव हुआ। सेकंड टाइम उन्होंने अपने एग्स को फ्रोज़न करवाया, उनका बेबी फ्रोज़न हुआ है, बट वो चाहती थी कि वो नेचुरली कंसीव कर पाएँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि डॉक्टर भी नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं। बात तो सही है। ठीक है, वो मेरे पास आई किसी रेफरेंस से, ठीक है, मतलब कोई वो इंस्टाग्राम या कुछ देखकर नहीं आई, वो मेरे पास किसी के रेफरेंस से आई थी कि जो लेडी को मैंने पहले हेल्प किया था उनकी नॉर्मल डिलीवरी में, तो अच्छा। तब वो मेरे पास आई थी और उन्होंने नेचुरली कंसीव किया। तो अब ओके। उनका वो बेबी जो है, वो फ्रोजन वाला जो बेबी है उनका आईवीएफ में, वो वैसे ही है। अच्छा, ये एक फ्रोजन और बेबी फ्रोजन ये दोनों दो टर्म्स हैं, क्या हैं ये? सर, एग फ्रोजन जो होता है कि एग्स आईवीएफ का क्या प्रोसेस होता है कि एग भी और स्पर्म भी दोनों मिला के बीट किया जाता है, और ठीक तब है। आपका जो बीट बन के एक सेल बन के आता है उसको फ्रोज किया जाता है। ओके। और वो सेल ब्लास्टोसिस, जायगोट ऐसे टर्म्स के साथ आता है। तो उसको हमारे हम हैं थोड़े इमोशनल, तो हम तो उसको बेबी ही बोलते हैं। अच्छा, अमूमन उसमें कितने दिन में बच्चा मतलब उसमें जान आती होगी? जैसे हमारे यहाँ मानते हैं कि 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद बच्चे में जान आ जाती है, जब गर्भ में होता है बच्चा, तो उसके पहले वो भ्रूण होता है, एक अंडा होता है। जो बेबी फ्रोजन है, क्या उसमें भी जान आ जाती है तब तक, या मतलब ऐसे ही एक भ्रूण को ही सेव करके रखा जाता है? सर, इसका सही आंसर तो मैं नहीं कर पाऊंगी, सही जी। बताऊं तो। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि कंसीव करा है जिसने और 3 महीने के बाद जान आती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 21 डेज में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है वूम के अंदर। अच्छा, ऐसा राइट, होता है। हाँ जी, हार्ट बीट भी पहले आती है। ओके। हाँ जी। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि एक रिपोर्ट कहती है कि जो पुरुष हैं उनके शुक्राणुओं की संख्या भी बहुत तेजी से घट रही है, उसके पीछे क्या वजह है? सर, उसके पीछे है कि कोई बहुत ज़्यादा, मतलब उसके पीछे भी मैं स्ट्रेस को ही बोलूँगी, क्योंकि तब आप स्ट्रेस में होते हो, राइट। तो आप क्या करते हो, आप जा रहे हो, सिगरेट ज़्यादा होने लग जाती है आपकी, अल्कोहल ज़्यादा होने लग जाता है, आप वो करने लग जाते हो, बिंज ईटिंग करने लग जाते हो कि ठीक है कुछ भी मिला वो खा लिया। बहुत सारे स्ट्रेस ईटर भी होते हैं, स्ट्रेस आ रहा है तो बस मीठा खाए जा रहे हैं, चॉकलेट्स खाए जा रहे हैं। ये मैंने देखा है अपने केसेस में, उनकी चॉकलेट्स, उनका मीठा इतना कम करवाया गया है, क्योंकि जी। ये जो मीठा वाला जो टर्म है ना, वो जी। मीठा या कार्ब्स की आप मैं बात करूँ तो इंसुलिन रेसिस्टेंस जैसे जी। इश्यूज आने लगते हैं। मतलब कि वो यही है कि जो हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस जब आ रहा है, हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है हमारी बॉडी में, जी। तो उसके कारण ये चीज़ें कम होने लग जाती हैं। तो जो आप देख रहे हो ना कि डायबिटीज़ में इतना नंबर 1 क्यों है हमारी इंडिया, क्यों? क्योंकि जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस स्टार्टिंग से शुरू होते जा रहा है, जिसके कारण ये चीज़ें जो है, इनकी क्वालिटी जो आपने बोला, वो कम होती जाती है। और ओके। वो सिर्फ पुरुष में ही नहीं, महिला में भी है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर है तो आपकी क्वालिटी जो है वो एग की या स्पर्म की कम होती जाएगी। मतलब अगर हम कुल मिला जुला के देखें, इन सारी बातों पे अगर आएँ, तो लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इस चीज़ के लिए। और चाहे हम किसी भी टर्म्स में जाएं, और अगर हम देखें तो वहाँ पे है तो वही मूलभूत चीज़ ही, आप दोनों के अंडे ही हैं, लेकिन वो अंडे कैसे हैं ये इस पे डिपेंड करती है कि आपकी लाइफ स्टाइल Yes. कैसी है और आपका खान पान कैसा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि जब हमने बात करी कि आपकी नानी, आपकी दादी के बच्चे आप देखो तो वो सबके बच्चे होंगे, तो उनका लाइफस्टाइल आप चेक करो और अपना करो। वो तो हो ही नहीं सकता ना मैम, कहाँ चक्की, कहाँ सूप, कहाँ जाता, कहाँ आ गया ओखर ना। और मूसर, और मतलब फिर तो बहुत कुछ। आज तो एक घर में 3-3 मेड मिलेंगी आपको, खाना बनाने के लिए अलग, बच्चा संभालने के लिए अलग, और वो बाकी कामों के लिए अलग। एग्जैक्टली। और अच्छा, एक मज़ेदार बात बताऊँ मैं, एक मेरे जानने वाले थे, वो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, बोले यार देखो इन लोगों को, ये लोग कितने मेहनत करते हैं, और इनकी सारी चीज़, उन्होंने बोला कि देखो यार इनका तो सब कुछ सही होता है, ये आदमी इतना आराम से रहता है, इतना पैसा खर्चा करता है, उसके बाद भी दिक्कत होती है।
तो मैंने उनसे यही कहा था, जो आपने बोला कि भाई उनकी लाइफ स्टाइल देख लो और अपनी लाइफ स्टाइल देख लो। बिल्कुल सर, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है ना। अभी हम यही शुरू से बात करते आ रहे हैं कि वो उन्होंने कंसीव कर लिया, उनके 10 बच्चे थे, उनके 8 बच्चे थे, उनकी लाइफस्टाइल आप खुद बता रहे हो कि कैसे। आप देखो प्रेगनेंसी टाइम में भी, ठीक है, उनकी क्या होती थी कि क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, या उस टाइम पे जो भी होता था वो नीचे रखा होता था और सामान ऊपर रखा होता सामान था। ऊपर रहता था। प्रेगनेंसी टाइम में भी, चाहे वो 6 ट्राइमेस्टर है, वो 6 मंथ चल रहा है, चाहे 7 चल रहा है, 8 चल रहा है, उठती थी, सामान लेती थी, नीचे बैठती थी, फिर काम करती थी, फिर उठती थी, सामान लेती थी, नीचे बैठती थी। अब क्या हो रहा है, अब ये करते हैं मैंने मेरे पास जितने भी आते थे, कुछ मैं नाम डेफिनेटली नहीं लूंगी, तो वो क्या कहते हैं, मैम घर का काम कर रहे हैं, तो एक्टिविटी तो हो ही गई, आप फिजिकल एक्टिविटी बोल रहे हो, तो बट आप ये देखो ना, आपके घर का काम, आपके 2 लोग प्राणी, 2 घर में प्राणी है जी, उसमें आप कितनी रोटी बनाओगे जी, कितनी सब्जी बनाओगे, कितना आप काम करोगे, कितना आपके कपड़े धोने के लिए, और फिर दूसरा मेड्स लगी हुई हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक है आज के टाइम पे, राइट। और जो वो थी, वो भैया उनके घर में 15-15 लोग होते थे, जॉइंट फैमिलीज में लोग रहते थे, और उनकी रोटियां बनाना, उनके काम करना, तो इसीलिए वो नॉर्मल डिलीवर कर पाती थी। आता था क्या सी सेक्शन, आता था क्या वहां पर? नहीं आता नहीं था ना। आता था। और यहाँ पर जो है वो सी सेक्शन आ रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स हम फिर ब्लेम करने लग जाते हैं डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स मतलब को। जिन चीजों से आदमी अलग हुआ अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उसने इस पूरी जिंदगी को घुमा के और कठिन बना दिया। जी बिल्कुल। अगर हम एक्टिविटीज़ फॉलो करते जाएं ना, जी, तो डेफिनेटली ये चीज़ें नहीं होंगी। आप अपने एंसेस्टर्स की लाइफस्टाइल फॉलो करो, जी। फिर आप बताओ कि आपको कहाँ कमी आ रही है। होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, हम जैसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नहीं, आप लोगों की जरूरत इसलिए पड़ेगी ना, देखिए रूप बदल गया। पहले के ज़माने में ना गांव में जो उस तरह की महिलाएं होती थी, मुझे याद है, मैं बहुत ग्रामीण परिवेश से आता हूं, तो वहाँ जो चीज़ें आप बता रही हैं कोच के तौर पे ना, हमारे यहाँ जब उस तरह की महिलाएं होती थी जो लोगों के घर जाती थी, जब बच्चा पैदा होता तो वो क्या करती थी, यही करती थी। लेकिन वक्त बदलने के साथ ना प्रोफेशनलिज्म आया, अलग अलग तरीके के कोर्स आए। आप जहाँ बैठी हैं वहाँ पे एक बड़ा कोर्स होता है जिसमें मास्टर डिग्री, पीजी डिग्री, उसके बाद उसमें डॉक्टरेट भी होती है। तो इसकी ज़रूरत तो शुरू से रही है और आगे भी रहेगी। आप अपने अनुभव के बारे में ज़रा सा बताइए, जो 4 सालों का रहा है, क्योंकि ये तो एक कॉमन बात होगी। मैं आपके अनुभव को जानना चाहूँगा, और आप डिजिटल मीडिया पे कब आईं, कैसे आईं, या इतना लेट से क्यों आईं? सर एक्सपीरियंस लेना चाहती थी पहले कि एक्सपीरियंस कैसे रहता है, क्या हम हेल्प कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और भगवान की कृपा है कि हम अच्छे से हेल्प कर रहे हैं लोगों की। डिजिटल मीडिया पे मैं इसलिए आई क्योंकि मैंने जो है, जैसे प्रेगनेंसी में है, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी लिए हैं, मतलब लंदन के और यूएस वगैरह के लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं। तो अब वहाँ से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि आप हमें करवा दीजिए, तो अब वो उसके लिए डिजिटल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, ठीक है। सबको मैं वापस से हमारे जगह पे, हमारे यहाँ पर नहीं बुला सकती हूँ, और धीरे धीरे जितना मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ उतना अच्छा है, क्योंकि मैं एक मिशन पे जाना चाह रही हूँ, जो कि है कि मैं 1 लाख मदर्स को हेल्प करना चाहती हूँ नेचुरली कंसीव करके नॉर्मल डिलीवर करने के लिए। अच्छा, ये नेचुरली कंसीव, नेचुरल डिलीवरी में आपकी, मतलब मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, इस पे आपका जोर होता है जी, ज़्यादा जोर इसी पे देती जी। हैं। क्या आपको लगता है ये ज़्यादा आसान है? सर आसान तो देखिए माइंडसेट के ऊपर है, ठीक है। मैंने सोच लिया कि आसान है तो वो आसान हो ही जाएगा मेरे लिए। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजें भी होती हैं, मैं भी मानता हूँ, राइट, है मैं भी ना, मानता हूँ। मानते हैं ना। हाँ। तो सर नॉर्मली जो आप ये देखिए, हम कह रहे हैं कि नेचुरली कंसीव करना और नॉर्मली डिलीवर करना, जब भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है, हमारा जो फिनोमेना है वो यही है ना कि हम नेचुरली कंसीव कर सकें। ये तो एक कुदरत है सर, ये तो क्या मतलब एक कुदरत है। डेफिनेटली कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए हमने साइंस ट्रीटमेंट ऐसे आए हैं, ठीक है, बट अब लोग उसको ईजी वे समझ के उसको अडाप्ट करने लगे हैं, जी। ठीक है। लेकिन ये कुदरत है, ये भगवान की देन है, नेचुरली कंसीव करना, राइट, और नॉर्मल डिलीवर करना। क्यों एक लेडी की ही बॉडी ऐसे बनी है जो नॉर्मल डिलीवर कर पाए, बिल्कुल सही बात है। जेंट्स की क्यों नहीं बनी? नहीं बनी ना। तो ये कुदरत है और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और शायद इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भगवान ने कुदरती हमें चीज़ें दी हैं उसको हम यूज़ करें। हम इसको वाइंड अप की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा और बहुत सी ऐसी बातें जो लोग जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जब मैं इसको पोस्ट करूँगा ना, तो जैसे पिछला मेरा जब गया था वीडियो, तो पोस्ट करने के बाद बहुत लोगों ने शिकायत किया कि आपने बातचीत तो कर लिया और सही व्यक्ति भी हमारे लिए लेकर के आया, लेकिन नंबर नहीं दिया उनका उन्होंने।
तो आपसे अगर कोई जुड़ना चाहता है जी। तो वो क्या क्या तरीका है, क्योंकि आप अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी लोगों को तो डिजिटली आप देख रही हैं, वो जी। कर रही हैं, नहीं ऐसे लोग जो पॉडकास्ट को देख के आपसे जुड़ना चाहें, जिनकी समस्याएं हैं, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? सर 2-3 तरीके से जुड़ सकते हैं। एक तो मेरा नंबर आप शेयर कर दीजिएगा तो डेफिनेटली नंबर के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है गर्भसूत्रा बाय श्वेता गुप्ता करके, तो Okay. वहाँ पर भी वो जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज भी है, तो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल पे अगर आप देखेंगे तो हम पूरा एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। तो उसमें हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाके भी अगर मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो आप हमसे जुड़ ही सकते हैं। साथ के साथ अभी जो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली कंसीव करना है आपको, तो मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो उसके लिए अभी हमने वेबिनार जो है वो प्लान कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली हम इन वेबिनार्स को प्लान करते रहेंगे, जिसमें मैं उनको टेक्निक्स बताऊंगी या उनको चीज़ें बताऊंगी कि जिससे वो नेचुरली कंसीव कर पाएँ। ये तो बहुत अच्छा होगा, ताकि मतलब लोगों को आप एक साथ जोड़ करके कई लोगों को आप ये दे सकती हैं, ये सर बिल्कुल एडवाइस दे सकती हैं हमारी या सोल्यूशन कोशिश, दे सकते हैं। सर बिल्कुल हमारी कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर सके और उनके घर में वो किलकारी आ सके, उससे ज़्यादा अच्छा मतलब वो मेरे दिल के इतने करीब है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे इतना अच्छा लगता है जब कोई मुझे फ़ोन करता है ना या मैसेज करता है, मैम मैंने कंसीव कर लिया, या मैम आप देखो, मतलब एक मैं अपना केस बताती हूँ आपको कि स्टार्टिंग में एक एडवोकेट थी, डेफिनेटली नाम नहीं बताऊंगी अगेन मैं उनका। मैं जानना ठीक भी है, चाहूँगा। मतलब वो तब मेरे पास आई, इतना स्ट्रेस में थी कि मुझे बहुत प्रेशर है। एडवोकेट है तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो होगा ही, दूसरी चीज़ घर वालों से प्रेशर है, बाहर वालों से प्रेशर है, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया और मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो तब हमने काम किया और विद इन अ मंथ उन्होंने कंसीव कर लिया। क्या बात है। राइट। और जिस दिन सुबह, मतलब सुबह मैं 8 बजे उठी और उठ के जैसे ही उनका फ़ोन देखा ना, बस मेरे मन में ये था कि इन्होंने कंसीव कर लिया। और मतलब मैं भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कंसीव कर लिया है। तो मतलब वो फीलिंग जो है, वो अटैचमेंट जो है ना, या मतलब सामने ये वाले की, सक्सेस है, एक्चुअल मामले में ये सक्सेस है। सामने वाले की वो खुशी देखती हूँ ना मैं, और उसका मैम, मैंने कहा हाँ, मैंने उसको सीधे बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहती मैम आपको कैसे पता? मैंने कहा सुबह 8 बजे तुम मुझे फ़ोन कर रही हो तो इसका क्या मतलब है? वो यही है कि तुमने कंसीव कर लिया। और फिर वो मतलब उसका थैंक यू रुक ही नहीं रहा था, और मेरा थैंक यू मेरे भगवान के लिए नहीं रुक रहा था कि थैंक यू मतलब ये मेरे मतलब इतना वो मैं केस अभी तक नहीं भूल रही हूँ और मैं आपको बता पा रही हूँ। तो यही मैं चाहती हूँ कि हम जो है वेबिनार के ज़रिए जुड़ें और सबको ऐसी फीलिंग आ सके। ये फीलिंग ही सर बिल्कुल अलग है। ये जो वेबिनार आप करती हैं, क्या इसमें कस्टमाइज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वो बनाती हैं, चार्ट बनाती हैं, या ब्लूप्रिंट जिसकी ज़िंदगी का जैसा वो बनाती हैं? और जो आपसे वेबिनार में जुड़ता है वो वन टाइम होता है, उसको और आगे तक लेके चलती हैं, किस तरह का क्या ये होता है? सर जो वेबिनार हम कर रहे हैं उसमें जितने भी लोग आते हैं तो हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि क्या क्या इश्यूज आपको आ रहे होंगे या उसको आप कैसे सॉल्व करें। मेनली हम रूट कॉज पे काम करते हैं, क्योंकि रूट कॉज पे कहते हैं ना कि रूट कॉज पे काम कर लिया तो आपका सॉल्व तो हो बाकी जाता है आसान हो प्रॉब्लम। जाता ठीक है, तो खाली वेबिनार ही नहीं, जो भी लोग वेबिनार में हमारे आते हैं, ये नहीं कि वेबिनार दिया और मैंने उनको छोड़ दिया, मैं खुद ही नहीं छोड़ पाऊंगी। मैं सपोर्ट में बिलीव करती हूँ, तो सपोर्ट उनको पूरा देना है, पूरी उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, और जब तक वो नेचुरली कंसीव ना कर जाए मैं उनको छोड़ने नहीं वाली हूँ। ये बहुत अच्छा है, और यही वजह से मुझे लगता है कि आपके पास ना लगातार दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, अलग अलग हॉस्पिटल और लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। एक चीज़ पे मेरी सुई अटकी हुई है बहुत पहले से, वो ये कि आपके इस क्लिनिक का जो नाम है ना, गर्भसूत्रा, Yes, बड़ा sir. जबरदस्त है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, और मतलब ये समझिए सीधे स्ट्रोक करने वाला है। ये नाम कहाँ से आया और इसके मतलब कैसे आपने इसको? सर मैंने बताया ना कि गर्भसूत्र इज काइंड ऑफ माय बेबी। मतलब मैं इससे इतना अटैच्ड हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ ना कहीं मुझे अंदर से लेकर आता है कि हाँ नहीं मुझे इनकी हेल्प करनी है। और मैं खुश इतना होती हूँ ना, मतलब मैं अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँ तो वहाँ पर किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। सारे लेबर रूम को पता होगा कि ये सबसे ज़्यादा खुश है। तो वो खुशी, उसके कारण ऐसा कुछ मैं नाम रखना चाहती थी कि लोगों के माइंड में हिट करे। तो जब ये नाम रखने का हो रहा था, कम से कम मैंने महीना भर सोचा है। अच्छा। सारे मतलब जो सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि नाम क्या रखें, वो सब इंग्लिश के नाम भेज रहे थे, कभी कुछ भेज रहे थे, कभी कुछ भेज रहे थे, और मैं सबको मना कर रही थी। तो सब ये बोल रहे थे
ऐसे तो नाम नहीं रखा जाएगा तेरा। मैंने कहा नहीं रखा जाएगा, डेफिनेटली रखा जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं रात को सोते हुए मेरे माइंड में ये बात आई कि गर्भ मतलब हाँ। वुम्ब, राइट, सूत्रा, मतलब उसके जो वेज होते हैं गर्भ को धारण करने के, तो वो हम ऐसा क्यों नहीं नाम रखते। तो तब मैंने गर्भ सूत्रा अपने हस्बैंड को बोला कि गर्भ सूत्रा रखें क्या। पहले तो अच्छा नाम है, फिर थोड़ी देर में कहते हैं चलो ठीक है देखते हैं, फिर थोड़ी देर में कहते हैं नहीं बहुत अच्छा नाम है, इसी को रख लेते हैं। तो फिर तब हमने गर्भ सूत्रा रखा। मतलब ये ऐसा नाम है ना जिसको आप सुनते ही सीधे हिट करने वाला नाम है और हमेशा याद रहने वाला नाम है। सर बिल्कुल। और थोड़ा सा मुझे ये था कि मैं अपनी जो एंशिएंट चीज़ें हैं उसमें डालूं, तो गर्भ जो है वो वर्ड ही ऐसा है। और इसको हर जगह लोग जानते हैं, मतलब इंटरनेशनली भी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी का वर्ड है तो लोग नहीं जानते सर हैं। बिल्कुल जानते हैं। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले कहाँ से, पेरिस से 2 लड़कियां आई थी जो रिसर्च कर रही थी गर्भ संस्कार के ऊपर। ओके। राइट, तो वो कुछ आई थी ये जानने के लिए कि हम गर्भ संस्कार में क्या क्या कराते हैं। वो सिर्फ मेरे पास ही नहीं, हमारी इंडिया में जितने भी गर्भ संस्कार को फॉलो करते हैं लोग उनके या पास गई उनको थी। करवाते हैं। तो गर्भ संस्कार तो उन्होंने पूछा ही पूछा, साथ के साथ वो हमारे, तब उन्होंने मेरा पेज पूरा देखा तो उन्होंने भी यही बोला कि गर्भ सूत्र नाम आपने कहाँ से लिया। उनका भी पहला क्वेश्चन यही था। और सेकेंडली कि हमने देखा कि आप नॉर्मल डिलीवरीज या नेचुरल कंसेप्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए। तो मतलब उनका जो मेरे को इंटरव्यू लेने का वो था वो ही चेंज हो गया प्रोस्पेक्ट। आज हम लोग भी इसीलिए बैठे हैं, जैसे ना इस शहर में, मेट्रो सिटीज़ में खासकर, अब तो ये संक्रमण छोटे शहरों तक भी फैल गया है। जो आप कह रहे थे कि सीजरियन लोगों को बहुत आसान लगता है इसलिए वो कर लेते हैं, पेन नहीं सहना चाहते और भी तमाम चीज़ें हैं। और ऐसे में आपका जो रेशियो है, जो आपके 4000 लोग हैं उसमें से मुझे लगता है कि बहुत से लोग, कई हज़ार लोग तो नॉर्मल होंगे या मैक्सिमम नॉर्मल हैं। सर हमारा जो रेशियो रहा है वो 80+ अबव रहा 80 है। प्लस एबव है। जी जी, तो मतलब कोशिश हमारी यही रहती है कि नॉर्मली कंसीव भी करें, नॉर्मली डिलीवर भी करें और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे भी जाएं। हाँ, यही दैट इज़ वजह वेरी थी आपके साथ इंपॉर्टेंट। बैठने हमारे की। बच्चे मतलब जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, देखिए सर मोटिव है, ये सब एक दूसरे से रिलेटिव है। आज को बच्चा अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो ऑटोमेटिकली हेल्दी है, इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल कंसीव कर पाएंगे आगे जाके फ्यूचर में, और फिर देन नॉर्मल डिलीवर कर पाएंगे। तो वो सब साइकिल बनी हुई है और उस साइकिल को हम फॉलो कर रहे हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि बात तो और भी हो सकती है लेकिन इसको समेटेंगे हम लोग। आखिरी सवाल ये है कि जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनको आप कैसे लास्ट तक लेके चलती हैं, कि मतलब किस तरह से उनका फॉलोअप रहता है, आपकी टीम कैसे फॉलोअप करती है, या वो लोग आपसे वो करते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई आया, अब आपको पता हो गया कि ये कंसीव कर गई या कंसीव करने के प्रोसेस में है, तो वो फॉलोअप आपकी तरफ से लिया जाता है या वो लोग देते हैं, कैसे आपकी टीम काम करती है? सर हमारी कोशिश रहती है कि हम ही सबसे ज़्यादा उनसे फॉलोअप करें, उनसे 1-to-1 अट्रैक्शन रखें या उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि जब तक वो मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं बता पाएंगे, और तब तक मैं उनके रूट कॉज और प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करूँगी, मैं उनको रिजल्ट नहीं दे पाऊँगी। तो चाहे नॉर्मल कंसीव करना हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, या एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग हो, या फिर उनका 40 डेज़ का पीरियड हो, सब में हमारी टीम जो है वो पूरा फॉलोअप करती है, पूरा सपोर्ट देती है उनको। उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब रिमाइंडर्स रेगुलरली जाते हैं, लाइव सेशंस हम लेते हैं। ठीक है, और हम जो हैं कंसल्टेशंस, जो पर्सनल कंसल्टेशन होती है, जैसे कोई इशू आया है उनको, वो लाइव सेशन जो हमने सबके साथ लिया है ग्रुप में, उसमें नहीं बताना चाहते हैं तो वो हमारी पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो उस पे भी वो फिर हम उन पे काम करते हैं, तो ये पर्सनलाइज भी हो जाता है। और एक हम कम्युनिटी भी बनाना चाहते हैं, समझ रहे हैं सर, कि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि जब मदर एक दूसरे से बात करती है या मदर एक दूसरे से कनेक्ट करती है तो वो कहती है अच्छा मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसको भी हो रही है, तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल माइंड में जो है वो आ जाता है। तो वो कम्युनिटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो हमारा कॉन्टीन्यूसली रेगुलर बेसिस पे चलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कंसीव कर लिया छोड़ दिया अब हम बिल्कुल लास्ट में आपसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल हम हैंड होल्डिंग करके चलते हैं उनकी परिस्थिति को बदलने के लिए मनोस्थिति बदलना जरूरी है, जो आप लोगों को लगातार करना करना पड़ता है सर, बिल्कुल। एक चीज़ जो मुझे समझ में आई इस पूरे इंटरव्यू में, कि समस्याएं चाहे जितने भी तरह की इस समय निकल कर के आ रही हैं, अगर उनके मूल में आप जाते हैं तो सब कुछ एक जगह जाकर के टिक जाता है। वो ये कि चाहे आप प्रेगनेंसी के लिए कोई भी मेथड यूज करते हो, आप नेचुरल को छोड़ करके कोई भी मेथड यूज करते हो, लेकिन उसका फाइनलाइज कहाँ होता है, वो जा करके वो कहाँ होता, वो फाइनलाइज यहाँ होता है कि आपके जो अंडे हैं और जो मतलब कपल्स के जो अंडे हैं एक दूसरे के, उसको आपस में मिलाया जाता है और उसके बाद ही किसी बच्चे का निर्माण होता है। अब बात आती है यहाँ पे कि वो अंडा अच्छा है या बुरा है, और अंडा अच्छा और बुरा कैसे होता है, वो आपके लाइफ स्टाइल से।
तो नेचुरल जो जैसा कि श्वेता गुप्ता जी कह रही थी कि ये लोग नेचुरल प्रोसेस पे इसलिए ज़्यादा यकीन करते हैं और इनका 80% रेशियो इसलिए है कि ये लोग ना उनके खान पान और लाइफ स्टाइल पे ही काम करते हैं जहाँ से वो चीज़ें सही हो जाती हैं। अब चाहे आप IVF से अंडे को मिलाइए या नेचुरल प्रोसेस से मिलाइए, मिलना अंडा ही है, बनना बच्चा ही है। लेकिन वो तभी अच्छा बन पाएगा जब आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी जो हैबिट्स है, जो आपकी मनोदशा है, वो स्वस्थ होगी। अगर वो स्वस्थ होगी तो ये काम आसान होगा। बाकी हर बार आप लोगों की शिकायत होती है कि मैं जिसका पॉडकास्ट करता हूँ उसका डिटेल्स नहीं डालता। तो कुछ लोगों के साथ मुश्किल ये होती है कि वो सोचते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा लोग आने लगते हैं तो शायद उनको दिक्कत होती है, लेकिन बाद में फिर वो भी कह देते हैं आप लोगों के आग्रह पे कि डिटेल्स डाल दी जाए। इस बार मैं श्वेता जी की डिटेल पहले ही डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको जानकारी भी मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी, जहाँ से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अलग शख्सियत के साथ।